अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वानिकी वृक्षों की नर्सरी तैयारी पर तकनीकी सलाह। नैनो यूरिया का फसलों में उपयोग करना है फायदेमंद। खेती का नक्शा भी बदल रहा है। दरअसल बदलते जमाने में खेती बाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं होता। लिहाजा आमदनी में इजाफा करने के लिए नई जुगत करना लाजमी है। इसलिए फसलों के साथ साथ क्षेत्रीय पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है और इसी को देखते हुए राज्य और केंद्र की सरकार कृषि वानिकी को बढ़ावा दे रही है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो इनकी नर्सरी अभी से तैयार करनी होगी। और इसके लिए आप किन किन बातों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले जिला दरभंगा की कृषि विशेषज्ञ पूजा कुमारी से। नमस्कार किसान भाई, मैं पूजा कुमारी, गृह वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र जाले से। आज मैं आप सभी को कृषि वानिकी की पौधशाला कैसे तैयार करें इस विषय पर बताऊंगी। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं, कृषि वानिकी एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। अगर किसान भाई अगर उनकी कोई खेत या ज़मीन खाली पड़ी है या फिर अपने खेतों की मेड़ों पर अगर वानिकी के पौधे लगाते हैं तो उन्हें आर्थिक फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले इसमें होती है कि क्या नर्सरी हम कैसे बनाएं इसकी। तो किसान भाई इसके लिए पॉपुलर या फिर सहजन, सागवान, बांस, झाड़ू इत्यादि के पौधों की नर्सरी लगा सकते हैं या फिर इसकी कटिंग को भी वो लगाकर अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर व्यावसायिक नर्सरी में फल, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। तो नर्सरी तैयार करने के लिए किसान भाई या तो खाली पड़ी ज़मीन का उपयोग करें या फिर पॉली हाउस, नेट हाउस अगर उनके पास है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। नर्सरी लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है वो बीजों का चुनाव करना होता है। तो किसान भाई जब बीज का चुनाव करेंगे तो ऐसे पेड़ों को लेंगे जो कि सीधे हों तथा जिनकी शाखाएं कम हो। तो ऐसे पेड़ों के जो बीजे लेंगे वो अधिक उत्तम होता है। इन बीजों को लेने के बाद इनको सुखाकर फिर उसकी ग्रेडिंग करके उसे हम केमिकली ट्रीट करते हैं। रसायन से उपचारित करने के लिए हम क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का उपयोग करेंगे जो कि 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम बीजों को उपचारित करेंगे। अगर किसान भाई पॉपुलर या फिर बांस की कटिंग लेते हैं, उनका कलम तैयार करते हैं तो उसे भी पहले उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद किसान भाई इसे या तो खाली पड़ी ज़मीन पर या फिर पॉलीथीन के बैग में बनाकर इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पॉलीथीन में बैग बनाकर नर्सरी तैयार करना किसानों के लिए अच्छा होता है क्योंकि जब इसका वो रोपण करते हैं
तो उस समय उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है या फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। नर्सरी वो स्थान है जहां मूल वृंत तैयार करने के लिए बीजू पौधों की बीज की बुआई की जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्यारियां, प्रोट्रे, प्लास्टिक क्रेट्स का प्रयोग किया जाता है। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। थैली के आधे भाग में 10 से 12 छिद्र हो जाएंगे। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। मिट्टी भरेंगे, फिर इसमें बीजों का रोपण करेंगे या फिर कलम का जो उनके पास है उसका रोपण करेंगे। फिर इसे एक कतार में रख लेंगे। कतार में रखने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा कि इसकी जब वो सिंचाई करेंगे या फिर जो भी प्रबंधन करेंगे उस समय उनके लिए आसानी होगा। किसान भाई अगर नमी का ध्यान रखें तथा समय समय पर कीटों का या फिर कोई भी बीमारी है उसका रोकथाम करे, प्रबंधन करे, तो उनकी नर्सरी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। अगर कीट का प्रबंधन करना है तो किसान भाई क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का 2 ml प्रति लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। अगर उन्हें अपने पौधों में कोई भी रोग दिखता है या फिर कोई भी ऐसा हानिकारक चीज़ दिखता है तो किसान भाई इसके लिए मैंकोजेब नामक दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे करेंगे। इस प्रकार किसान भाई अगर वैज्ञानिक तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं अपना, तो किसान भाइयों को बहुत ही फायदा होगा तथा इनसे जो पेड़ भी बनेंगे वो काफ़ी स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसानों को पिछले दिनों यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ा। किसानों को कई घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन यूरिया खाद की इतनी कमी हो गई कि किसानों को यूरिया नहीं मिल पाया और किसानों के सामने यूरिया खाद की गंभीर समस्या खड़ी हो गई। ऐसी समस्या से बचने के लिए अब किसान यूरिया की पूर्ति के लिए नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नैनो यूरिया किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और किसान इसे कैसे उपयोग में लाएं, इस बारे में जानते हैं विशेषज्ञ श्रवण कुमार यादव से। अभी ये किसान सोनलाल जी ने नैनो यूरिया के बारे में बात की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दानेदार यूरिया और नैनो यूरिया दोनों बराबर आधा लीटर का नैनो यूरिया और 1 कट्टा दानेदार पूरी एक ही मात्रा है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है जो यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक तरल पोषक तत्व है। ये एक रसायन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है और ये पौधों के लिए एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया को दानेदार यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है जो कि फसलों में तरल रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें यह है कि नैनो यूरिया का प्रयोग क्यों करें, फसल के लिए क्या लाभदायक है, वातावरण को कैसे बचाता है। तो इसमें यह है कि जैसे अपन दानेदार यूरिया को जमीन पर डालते हैं तो 30 किलो तो जमीन के अंदर चला जाता है, 30 किलो पौधा अब्जॉर्व करता पानी के साथ श्वसन क्रिया के द्वारा, और बाद में 40 किलो है जो वो वातावरण में वाष्पित हो जाता है। तो इससे वातावरण खराब होता है और जो
जमीन वाला है वो भूतल में जाके जल को खराब करता है नाइट्रेट के रूप में। तो इसको सुधार के लिए नैनो यूरिया पत्तियों पे डाला जाता है। तो पत्तियां 100% इसको 99% इसको काम में ले लेती है। तो जमीन पे नहीं डलता है, इसलिए जमीन खराब नहीं होती। अगली साल के लिए जमीन ज़्यादा बढ़िया रहती है। वातावरण में वाष्पित नहीं होता तो वातावरण खराब नहीं होता। और वो 30 किलो काम में आता है, 100 किलो में ये 1 लीटर में 1 लीटर पूरा का पूरा काम में आता है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का उद्देश्य दानेदार यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करना है। इसके अलावा फसल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के साथ मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण को कम करना है। इसीलिए किसान भाइयों, अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें इसका प्रयोग, आइए जानते हैं। ये जो नैनो यूरिया है 1 एकड़ के लिए 4 बीघा कच्ची के लिए आधा लीटर की बोतल है। ये 60 ml 15 लीटर टंकी के अंदर डाल के और स्प्रे करने के लिए है। इस स्प्रे करने पर यह ध्यान रखना है कि स्प्रे करने के बाद में कम से कम 24 घंटे तक पत्तियों पर पानी नहीं डलना चाहिए। बारिश का भी या फुहारा खेत का किस पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पानी आने से ये नीचे आ जाएगा तो इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। इस प्रकार ये एक बार 35 से 50 दिन की फसल में काम में लो और उसके बाद में एक बार 80 से 85 दिन की फसल हो जाए उस वक्त काम में लो, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा, शानदार। किसान भाइयों, यूरिया की किल्लत को देखते हुए नैनो यूरिया किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिसका उपयोग करके आप न सिर्फ अधिक खर्चे से बच सकते हैं, बल्कि आप फसलों से अधिक पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दूसरी चीज ये सरकार को भी लाभदायक है, क्योंकि जो ये 266 रुपए का जो यूरिया है वो खरीदते हैं तो उसकी रेट 3500 के लगभग है। तो सरकार को सब्सिडी में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। और नैनो यूरिया 240 रुपए का है, इसमें वही काम उतना ही काम करता है जितना वो 1 कट्टा काम करता है। तो इसलिए सरकार का भी पैसा बचता है, देश का पैसा बचता है, हमारा पैसा बचता है जो अन्य कामों में आए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई अक्टूबर महीने में की थी, उनकी फसल इस समय खुदाई योग्य तैयार हो गई होगी। और अक्सर देखा गया है कि किसान आलू की खुदाई का कार्य मजदूरों से करवाते हैं, जिसमें मजदूरों की समस्या तो रहती ही है, साथ ही खुदाई का लागत खर्च से भी अधिक आता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने आलू खुदाई यंत्र को विकसित किया है। तो ये यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और इसके क्या फायदे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ट्रैक्टर ऑपरेटेड होता है पोटैटो डिगर, और ये मतलब 35 से 40 HP के ट्रैक्टर से आसानी से खींचा जा सकता है। और यदि इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें होता क्या है कि ट्रैक्टर को 2 से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाना होता है। तो इसमें नीचे फाल लगा होता है जो जिसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, और वो 2 से 3 रो का फाल होता है, और लगभग 3 मेड़ को एक साथ वो खोद देता है। और पीछे इसके एक चलनी लगी होती है जिससे होता हुआ आलू और मिट्टी एक साथ उस चलनी पे जाता है, तो वो वाइब्रेट करता है,
जिस कारण से ढेले क्या होते हैं, टूट जाते हैं और आलू और मिट्टी अलग अलग सेपरेटेड हो जाता है। पीछे उसको हम लेबर लगा के बिनवा सकते हैं। इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं लेबर का कॉस्ट होता है, लगभग 75% लेबर की बचत होती है और 50% टाइम का बचत होता है इस मशीन को प्रयोग करने से। पोटैटो डिगर से सबसे पहला बचत तो एक होता है कि जब हम इससे डिगिंग करते हैं पोटैटो का, तो सबसे पहले जो हमारा वेस्टेज जाता है, वेस्टेज बहुत कम हो जाता है। ठीक है, लगभग हम वेस्टेज ये मान के चलिए 3 से 4% संभावना रहता है कि वेस्टेज जाए, जो मतलब मेड़ से बाहर आलू निकल गया हो या आड़ा तिरछा हो गया हो तो वही कटने का संभावना होता है। नहीं तो इसमें लगभग हमारा ये मान के चलिए 95 to 96% वेस्टेज होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। वहीं अगर हम मैनुअल करवाते हैं तो मैनुअल में हमारा लगभग मान के चलिए 15% तक आलू का वेस्टेज हो जाता है। और दूसरी बात होती है कि जब हम पोटैटो डिगर से ऑपरेशन करते हैं तो एक तरीके से खेत की गहरी जुताई हो जाती है। किसान भाइयों, आलू की खुदाई मजदूरों द्वारा करवाने से काफी श्रम और लागत खर्च आती है। साथ ही मजदूर आलू की खुदाई खुरपी और गैती इत्यादि औजारों से करते हैं, जिससे खुदाई के समय आलू के कंद चोट ग्रसित हो जाते हैं और इससे बाजार में इसका अच्छा मूल्य नहीं मिलता। साथ ही यदि ऐसे कंदों का भंडारण किया जाएगा तो कंद फफूंद जनित रोगों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तीसरा, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। 50% टाइम का बचत होता है और 75% तक हमारा लेबर का बचत हो जाता है। जो लेबर कॉस्ट लगता है मैनुअल में कराने में, उस कॉस्ट में हम 75% तक बचत कर सकते हैं। इसको अगर हम ट्रैक्टर ऑपरेटेड है उससे चलाते हैं तो ये लगभग ये मान के चलिए 1.5 से पौने 2 घंटा में ये 1 एकड़ की खुदाई कर देगा है। इसका 0.3 से लेके 0.4 हेक्टेयर पर घंटा का इफिशियंसी आता है पोटैटो डिगर का। हाँ, पोटैटो डिगर को चलाने में एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि जो हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन होता है सॉइल का, उसका थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है। कि जैसे हम जुताई में ध्यान रखते हैं कि फील्ड में नमी लगभग 25 से 30% रहे, तभी खेत की जुताई करते हैं ताकि मशीन आसानी से चल सके। वही लगभग हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि 25% के आसपास खेत में नमी हो, तब हम मशीन को चलाएंगे तो ये मतलब मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। दूसरी सावधानी बरतनी पड़ती है कि जैसे खेत में यदि कंकड़ पत्थर या ईंट के टुकड़े या ढेले पड़े हैं तो उनको खेत से हम निकाल दें, क्योंकि जब ये उसके रास्ते में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फाल लगा होता है, दूसरे पार्ट्स होते हैं, तो उनके बीच में आके वो उसको डैमेज कर सकता है। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर खुदाई जल्दी हो जाती है। साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है। एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और इसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में कई कंपनियों की पोटैटो डिगर मशीन बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिनकी कीमत 1 और 2 रो वाली मशीन के अनुसार अलग अलग होती है, जिस पर शासकीय अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। जब भी हम मशीन का प्रयोग करते हैं तो मशीन को प्रयोग के बाद पहले तो ये देखना होता है कि जो हमारे ग्रीसिंग या लुब्रिकेटिंग वाले पार्ट हैं वो अच्छी तरीके से कवर हों, उनको हम ग्रीस कर दें, उसमें धूल मिट्टी ना भरा हो। ग्रीसिंग करने के बाद उसको कवर कर दें और हर एक पुर्जे की साफ सफाई करके उसको अच्छे से छांव में स्टोर करें। सरकार द्वारा इसमें बिहार सरकार द्वारा यांत्रिकरण योजना एक चलाई जाती है जो अभी हमारी करंट में चल रही है। उस यांत्रिकरण योजना के तहत उनको अनुदान दिया जाता है। 50% तक अनुदान इस यंत्र पे उनको दिया जाता है किसानों को। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव किरणपुर जिला लखीसराय के किसान भगवान दास चौबे ने। आप लीफ कलर चार्ट पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो भगवान दास जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सभी किसान बंधुओं का नमस्कार। मैं
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो विकसित किया गया है लीफ कलर चार्ट, उसकी यूज़ करके कैसे गेहूं में खाद डाला जा सकता है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गेहूं में जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसमें से नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन के अलावा बाकी जो फर्टिलाइज़र है वो हम बेसल डोज में यूज़ करते हैं और सिर्फ नाइट्रोजन हम लीफ कलर चार्ट से मैनेज कर सकते हैं। किसान भाइयों, लीफ कलर चार्ट का उपयोग करने से पहले आप ये जान लें कि आखिर लीफ कलर चार्ट होता क्या है। लीफ कलर चार्ट एक ऐसा पत्रक है जिसे कृषि वैज्ञानिकों ने कई फसलों की पत्तियों पर शोध कर पौधों की मांग के अनुसार पत्तियों के रंगों को देखते हुए बनाया है। इसके रंगों की तुलना पौधों की पत्तियों से करके पौधे में नाइट्रोजन की कमी और अधिकता का पता लगा सकते हैं। इस पत्रक में पत्तियों के रंग के अनुसार पौधों के कुछ अंक के ऊपर यूरिया की मात्रा भी दी जाती है, जिससे आप यूरिया की मात्रा को आसानी से जान सकते हैं। फसल से अच्छा उत्पादन हो, इसके लिए किसान आमतौर पर अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जो कि सही नहीं है। यूरिया की अधिकता और कमी दोनों ही फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट डालते हैं। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए किसान लीफ कलर चार्ट की सहायता से पौधे की मांग के अनुसार उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान इस चार्ट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल होता है हम स्प्लिट डोज में करते हैं, हम लोग सब जानते हैं। नाइट्रोजन का हम स्पेशली 3 डोज में कर सकते हैं। पहला जो डोज होता है वो हम बेसल एप्लीकेशन कर सकते हैं और सेकंड और थर्ड डोज जो है फर्स्ट और सेकंड इरिगेशन में हम देंगे। तो बेसल डोज के लिए हम अगर 1/3 नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दे देंगे तो सेकंड और थर्ड डोज में 1/3 करके देंगे। अब हम लीफ कलर चार्ट की इस्तेमाल करके जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे कम कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये जो लीफ कलर चार्ट है आप देख रहे हैं, इसमें 3 से लेकर 6 तक का रेटिंग है। तो हमको क्या करना है, पहले फील्ड में जाके जो मैच्योर पत्ते हैं उसका कलर इससे मैच करना चाहिए। कलर मैच करने के लिए हमको कम से कम 10 पत्ते का कलर इसके साथ मैच करना चाहिए और उसका जो रेटिंग आएगा वो हमको नोट कर लेना चाहिए। लीफ कलर चार्ट से फसलों की पत्तियों का रंग मिलाया जाता है और जिस रंग से पत्तियों का रंग मिल जाता है उसके ऊपर से लिखे अंक को नोट कर लेते हैं। इसके बाद कलर चार्ट के पीछे लिखे विवरण के अनुसार यूरिया की मात्रा का प्रयोग फसलों में करते हैं। तो रीडिंग कुछ भी आएगा तो 3 to 6 के बीच में रीडिंग आएगा। अगर 10 में से 6 पत्ते का रीडिंग अगर 5 से कम आया तो हमको जो है मिलेगा इसमें कि नाइट्रोजन का कमी है। तो हम जो 10 पत्ते का रीडिंग लेंगे तो उसका अगर एवरेज 6 से नीचे आए तो हमको 15 kg यूरिया पर हेक्टर हमको एप्लीकेशन करना चाहिए। अगर उसका रेटिंग 4.5 to 5 के बीच में आए तो हमको 30 kg नाइट्रोजन मतलब यूरिया पर हेक्टर देना चाहिए। अगर उसका रेटिंग 4 to 4.5 आए तो हमको कम से कम 40 किलो यूरिया पर हेक्टर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और अगर लेस देन 4 अगर हमारा रीडिंग आए तो हमको 55 किलो यूरिया पर हेक्टर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। 21 दिन की फसल से लेकर बालियां निकलने की शुरुआती अवस्था तक लीफ कलर चार्ट का इस्तेमाल करें। इसके लिए खेत के 10 पौधों का चुनाव करें। सुबह 8 से 12 बजे या फिर शाम में 2 से 4 बजे के बीच चयन किए गए इन पौधों की शीर्ष पत्तियों के रंगों का चार्ट से मिलान करें। अगर 10 पत्तियों में से 6 पत्तियों का रंग ऊपर से गहरा हरा, पीला या कॉलम 6, 5, 4 और 3 के रंगों के अनुसार है तो खेतों में नाइट्रोजन का प्रयोग चार्ट में दी गई मात्रा के अनुसार करना होता है। हर 10 दिन के अंतराल पर यह प्रक्रिया दोहराएं और जरूरत के मुताबिक यूरिया डालें। तो इस लीफ कलर चार्ट जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से विकसित किया गया है, उसको यूज़ करके हम लोग अपना गेहूं में फर्टिलाइज़र का जितने ज़रूरत है हम उतना दे के हमारा ज़रूरत को कम कर सकते हैं। लीफ कलर चार्ट इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ सावधानियाँ अपनाना पड़ेगा। पहला तो है कि हम जो पत्ते को साथ हम मैच करेंगे उसमें कोई कीड़े का अटैक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई रोग का अटैक नहीं होना चाहिए और वो फुल्ली मैच्योर पत्ता हो। जब हम लीफ कलर चार्ट से कलर मैच करेंगे तो हमारी बॉडी का शेड से पत्ते को ढक लेना चाहिए और उसके बाद उससे हम रीडिंग लेना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लेना चाहिए और हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि 12 बजे से पहले हमको ये रीडिंग लेना चाहिए और 4 बजे के बाद लेना चाहिए कि डायरेक्ट सनलाइट का जो इफेक्ट है वो
कम से कम हो। लीफ कलर चार्ट के इस्तेमाल करके अगर किसान अपना खेत में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करे तो उसमें फर्टिलाइज़र की बचत होगी और उपज में भी ज़्यादा होंगी। एक रिसर्च जो हुआ है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जिसमें दिखा गया कि लीफ कलर चार्ट से जो फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ था वो 105 kg नाइट्रोजन का यूज़ हुआ था, और जो किसान अपना कन्वेंशनल खेती किए थे कम से कम 175 किलो नाइट्रोजन का यूज़ हुआ था। लेकिन उसमें जो प्रोडक्शन हुआ लीफ कलर चार्ट में 5 टन के ऊपर प्रोडक्शन हुआ, और जो फार्मर्स प्रैक्टिस है उसमें प्रोडक्शन कम हुआ। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि लीफ कलर चार्ट यूज़ करके आप जब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तब आपको उपज ज़्यादा मिल सकते हैं और आपको फर्टिलाइज़र की भी बचत हो सकते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।